हमारी जो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है, इन सभी भाषाएँ दुनिया में जितनी भी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें से जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। और यहीं से ही अन्य भाषाओं का उदय हुआ है, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो। और जो भारत के अन्य भाषाएँ हैं, जैसे भारत के अंदर भी तेलुगु है, हिंदी है, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, ये सब संस्कृत के ही कोख से इनका उदय हुआ है। हिंदू धर्म में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वे सब संस्कृत में लिखे गए हैं। चाहे बौद्धों के ग्रंथ हों, जैन ग्रंथ हों, चाहे हमारे अन्य वैदिक ग्रंथ हों, जितने भी ग्रंथ हैं, ये संस्कृत भाषा पर ही आधारित हैं। और वर्तमान में जो संस्कृत में जो नाम रखने का फैशन भी चल पड़ा है। अनेकों षड्यंत्र हुए भारत के अंदर, अनेकों प्रकार के कुकृत्य हुए, अनेकों विदेशी आक्रांताएँ आए, हमारे हज़ारों पुस्तकालय जलाए गए, नालंदा तक्षशिला इसका उदाहरण है। तो हमारे उसके बावजूद जो भारत की जो विधा है, भारत की जो परंपरा है, उसको नष्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर अब तक भारत में किसी भी देव पूजा में, किसी भी कर्म में हमारी संस्कृत का बड़ा महत्व है। इसी कारण तमाम षड्यंत्रों के बाद भी इसको भारत से दूर नहीं किया जा सका। यह दैनिक जीवन में नित्य उपयोगी होती रही है। देवों के मुख से इसका जन्म हुआ है। ऋषियों की वाणी है, देववाणी जिसको कहा जाता है। इसलिए इसको भारत दुनिया के जितने भी हमारे खोज हैं, हुई हैं, बहुत प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो उज्ज्वल परंपरा है, जितने भी बड़े-बड़े महाकाव्य रचे गए, रचे-बसे गए, चाहे आर्यभट्ट के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा, चाहे दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हुए, सब संस्कृत के आधार पर ही हुई। समय आया, समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, करवट ली समय ने धीरे-धीरे, लेकिन उसके साथ-साथ संस्कृत की भी स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। आज पूरे विश्व में संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन से भारतीय एकता को सुदृढ़ किया जा रहा है दोबारा से। जो भारत की जो पूरी दुनिया भर की एकता और अखंडता थी, वो संस्कृत के माध्यम से भी, संस्कृत यानी एक संस्कारित भाषा, एक जो सबको जोड़ती है और सबको एकाकार करती है। इसलिए यह संस्कृत का जो प्रयास है, इसको बनाए रखना पड़ेगा। हमारा जो वैभवपूर्ण इतिहास है, हमारी परंपरा है, इसका जो व्याकरण भी है, जो पूर्णोपरि वैज्ञानिक है, उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत सबसे पूर्ण भाषा है। इसका जो इसके पद हैं, उसका उच्चारण करते समय जो इसका स्वराघात है, इसका आरोह है, अवरोह है, ज़रा भी त्रुटि रह जाती है तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और उन शब्दों में, उन मंत्रों का जो प्रतिकूल प्रभाव भी संभव हो जाता है। इसलिए व्याकरण में इसकी जो विशेषताएँ हैं, इसके कारण संस्कृत आज उन सभी रूप में व्यावहारिक है, सदियों से, युगों से व्यावहारिक है और गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुल की परंपरा में आज तक विद्यमान है, अजेय है और भारतीय जीवन दर्शन में इसका पर्याप्त स्थान है। विश्व इतिहास जब कभी भारतीय संस्कृति का अवलोकन करता है, तो स्वतः ही उसके चरण संस्कृत की जो वाङ्मय है, संस्कृत का जो उसकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। हमारे दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधकर्ता हैं, अनुसंधान करता है, वे सब संस्कृत की ओर ही जाते हैं। जितने भी बड़े-बड़े इस दुनिया के अंदर अनुसंधान हुए, वो भारत के वेदों पर जो संस्कृत में लिखे गए वेद, धर्म ग्रंथों के आधार पर अपनी बड़े-बड़े वैज्ञानिक खोजों को पूरा करते हैं। पहले उसका दर्शन करते हैं, उसका पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके उसको प्रतिपादित करते हैं। इसलिए जो आज समाज के अंदर जितनी भी लेखनी हुई है, जितने भी साहित्य में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सुव्यवस्था के विषय में अनेकों स्थितियाँ जो हमारी प्रतिबिंबित होती हैं, वो भारतीय संस्कृति के जो जड़ें अति गहन है, व्यापक है, इसी से घनीभूत है ये संस्कृत। दुनिया भर के इतिहासकार जब भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो स्वतः ही उनके चरण संस्कृत वाङ्मय की ओर, संस्कृत की ओर, संस्कृत भाषा के उन ग्रंथों की ओर बढ़ जाते हैं और उनके हट के वशीभूत होने के कारण उनकी लेखनी संस्कृत साहित्य में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सुव्यवस्था के विषय में सहजतः जो साहित्य में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक सुव्यवस्था के विषय में उनकी वो प्रतिबिंबित हो जाती है और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत अति और गहन और व्यापक हैं, विशाल हैं, भव्य हैं, दिव्य हैं। इन्हीं की जड़ों पर जो वटवृक्ष रूपी संस्कृत का विशाल बाग विकसित हुआ, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय संस्कृति, संस्कृत में समाहित, संस्कृत में हमारी सशक्त ज्ञान निधि जो संचित है, जो हमारा आर्य ज्ञान है, जो हमारा श्रेष्ठ वैदिक साहित्य है, जो हमारा ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद है, जो उसके सूत्र हैं, जो लौकिक और जो वैदिकेतर ज्ञान है, जो लौकिक साहित्य है, यहाँ का रामायण है, महाभारत है, पुराण है, नीति कथाएँ हैं, पंचतंत्र है, हितोपदेश हैं, जो यहाँ का गद्य है, आख्यान है, कादंबरी, जो 10 कुमार चरित्र, इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक काल के राजतरंगिणी, विक्रमादेव चरित
और अलंकृत काव्य, बुद्ध चरित्र, रघुवंश, महाकुमार संभवम, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, गीति काव्य है, नीति शतक है, गीत गोविंद है, नाटक साहित्य है जिसमें अपने कालिदास के और विशाख दत्त, भतभुवी, हर्ष और ऐसे ही अनेक प्रकार के अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, उत्तर चरितम और अनेक अलंकार और छंदों से आच्छिद्य जो आच्छादित और व्यापक साहित्य, अष्टाध्यायी महाभाष्य है, धर्मशास्त्र अनेक साहित्य हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ हैं, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से प्रेरित है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, काम शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, मीमांसा, न्याय, सांख्य दर्शन है, आयुर्वेद का चरक, सुश्रुत संहिता है आयुर्वेद का, ज्योतिष है, गणित शास्त्र है, भरत मुनि के नाटक शास्त्र हैं, शाश्वत विषयों को लेकर संस्कृत साहित्य की जो अनेक प्रकार की रचनाएँ हुई हैं, ये हमारे लिए अद्भुत है, अलौकिक है, विषय जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं और सदा सर्वदा के लिए कालजयी हैं, अमिट हैं और एक विशेष प्रकार का हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार जितने भी ये संस्कृत जो वाङ्मय की आभा जो है हमारे देश काल के प्रभाव से ऊपर उठकर जो सत्य के पथ का मार्ग प्रशस्त करती है, आलोकित करती है, सत्यमेव जयते की ओर अग्रसरित करती है, आलोकित करती है। संस्कृत में इस देश की सांस्कृतिक विरासत सन्निहित है, इसलिए इसका विधिवत ज्ञान और अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण, अभिष्ट और अपरिहार्य है। संस्कृत इस देश की अमूल्य निधि है, इसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संस्कृत भाषा और उसके समृद्ध साहित्य की विशालता तथा वैज्ञानिकता को देश-विदेश के विद्वानों ने स्वीकार किया है। संस्कृत के इस गौरवपूर्ण जो अध्याय है, इसका प्रत्येक भारतवासी उसका उत्तराधिकारी है। इसके अध्ययन से प्रत्येक भारतीय में आत्मगौरव आता है, स्वाभिमान आता है, उसका व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। संस्कृत की वर्णमाला की वैज्ञानिकता, पाणिनि की उत्कृष्ट रचना अष्टाध्यायी की दुनिया ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और अनेक विद्वानों ने तो अपना पूरा जीवन संस्कृत को समर्पित कर दिया। हमारे लिए संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा अस्तित्व है, हमारी धरोहर है और हमारे पूर्वजों की विरासत है। संस्कृत के आधार पर ही, इसके संबल पर ही सदियों से ये राष्ट्र अखंड है। इसकी संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है, सभ्यता विलक्षण है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संस्कृत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय शिक्षा को संस्कृत में भारतीय शिक्षा में समुचित स्थान देने का निर्देशन भी दिया है। संस्कृत के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में जो हमारे स्वतंत्रता के बाद जो संस्कृत जो हमारे सभी जीवन के क्षेत्रों में विद्या, व्यवसाय, नीति, देश के निर्माण, शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाश्चात्य चिंतन की जो प्रभावी मानसिकता है, जो उसकी मानसिकता है वो हटी नहीं कभी। इसके कारण से हमेशा अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा और जो आज़ादी के पहले भी अतीत की ओर जब हम उन्मुख होते हैं तो सनातन मूल्यों की बात को जो हमारे अप्राचीन बातें हैं, जो हमारी संस्कृत है उसको पिछड़ापन माना जाता था। दुर्भाग्य से बहुतों की राय में अभी भी वैसा ही माना जाता है। आज अगर हम हिंदी बोलते हैं, अगर संस्कृत बोलते हैं तो हमको पिछड़ा घोषित कर दिया जाता है। हम नपुंसक संघ बोला जाता है, ये परंपरावादी बोला जाता है, यह गँवार बोला जाता है। अगर अंग्रेजी बोलता है तो अरे वाह! क्या बात है, ऐसा बोलते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। अगर संस्कृत बोलता है तो उसको कोई नहीं पूछता है। तो दुर्भाग्यवश आज सनातन मूल्यों की जो अवहेलना हुई है, उनको 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 पिछड़ापन, सनातन मूल्यों की जो कोई बात करता है तो उसको पिछड़ापन मान करके उसका तिरस्कार किया, यह बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का। तो इसलिए विश्व का जो चेतन समाज है, जो जागरूक समाज है, वो आज भी जानता है कि यहाँ पाश्चात्य सामाजिक जो उससे हम प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, वेदों की ओर नहीं लौटे हम लोग। हम लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता की ओर हम लोगों ने उसको दुत्कारा, जिसके कारण से हमने उसको हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारे राजनेता हुए, हमारे नीति निर्धारक हुए, उन्होंने संस्कृत को भारत के अंदर एक उचित स्थान नहीं दिया, जिसके कारण से आज संस्कृत का एक अस्तित्व के लिए लड़ रही है। फिर भी संस्कृत लोगों के हृदयों में विराजमान है, अविचल है, अविच्छिन्न है, इसको कोई हटा नहीं सकता। जो भौतिकवादी युग में पश्चिम की भोगवादी प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्कृति है, उसके कारण से यह हमारी संस्कृत का ह्रास हुआ है, हमारी भारतीयता का ह्रास हुआ है। उसके कारण से जो हमारी भारत की जो संस्कृत भाषा है, जो दुनिया के अंदर, दुनिया के देश इसको सीखने के लिए लालित हैं। वृंदावन आते हैं, काशी आते हैं, बनारस आते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, अनेक हिमालय में जाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के पास आते हैं और हमारी संस्कृत भाषा का अध्यापन करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय लोग उनकी पाश्चात्य संस्कृति की ओर विमुख हो रहे हैं, जिसके कारण संस्कृत का ह्रास हो रहा है। संस्कृत हमारी जननी है, हमारे देवताओं की वाणी है। अगर हमने समय रहते इसको स्वीकार नहीं किया तो एक दिन हम यूनान, मिस्र, रोम की तरह समूचे मिट जाएँगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर इसलिए संस्कृत हमारी मातृभाषा है ही है, हमारी जननी है ही, सभी प्रकार की भाषाओं की जननी है ही। इस प्रकार
जो संस्कृत भाषा जो है सबकी स्रोत भाषा के रूप में ये प्रतिष्ठित है। आधुनिक भाषाओं में भी कुछ शब्द विशुद्ध संस्कृत के रूप में विद्यमान हैं। तो इसलिए इसका सदुपयोग, इसको सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हिंदी भी संस्कृत से ही निकली है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है भारत के उन महामनीषियों ने। लेकिन वो राजभाषा नाम मात्र की राजभाषा है। लेकिन उसको लोग ऑफ़िशियली जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत कम जगह। बिना अंग्रेजी के कहीं काम ही नहीं बनता। कहीं आप इंटरव्यू देने जाओ, साक्षात्कार देने जाओ, कहीं कुछ करने जाओ, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप विद्वान हैं, अगर आपको हिंदी आती है तो आप अनपढ़ हैं। इस प्रकार की मानसिकता के बीच वह लाड़ मैकाले हो गया समाज के अंदर, जिसके कारण से यार भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका ह्रास हो गया। और इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत भी कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाया जाए, इसका विकास करे और भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस प्रकार की प्रवृत्ति का हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और गैर जो अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, इस प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और जो उसके 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप में शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक है और जहाँ वांछनीय है, उसे शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौरतः अन्य भाषाओं में जो शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत का आधार लिया जाए। और आज राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन में भी ये कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में समान रूप से संस्कृत को जो महत्व दिया जाना चाहिए, वो महत्व अभी भी नहीं मिल पाया है, वास्तव में महत्व नहीं मिल पाया है। भारतीय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल हो, चाहे अन्य स्कूल हैं, आज अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है व्यक्ति तो बड़ा ऐसा समझते हैं, बड़ा आसान समझते हैं। और कहीं संस्कृत स्कूल में जा रहा है तो उसकी उपेक्षा होती है, अवहेलना होती है, उसको सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है। अगर अंग्रेजी में पढ़ा है बहुत अच्छा, तो अंग्रेजी इतनी हावी हो गई है कि हमारी सभी भारतीय भाषाओं के ऊपर बन रही है, जिसके कारण भारतीय भाषाएं नेपथ्य की ओर जा रही हैं। और विदेशी भाषा का प्रभाव हमारे देश में इतना ज़्यादा व्यापक बढ़ गया है कि जिसके कारण से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और उसका कुप्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण उसको उस भारतीय संस्कृति के पर आघात हो रहा है। आज पेटेंट के युग में हमारे घर आंगन में सुशोभित होने वाले उस तुलसी के वृक्ष को हमसे दूर किया जा रहा है। निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करने वाली और उत्कर्ष एवं सौभाग्य का प्रतीक दुर्वा को भी हमसे छीना जा रहा है। हमारे जीवन के आधार नीम को हमसे दूर किया जा रहा है। वेदना और दारिद्र्य को दूर करने वाली शुभ सौभाग्य की प्रतीक हल्दी और हमसे उसको भी अलग किया जा रहा है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान का आधार हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान दिन प्रतिदिन दुर्बल बनाया जा रहा है। कृषि, वास्तु, धातु, रसायन के क्षेत्र में हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी उपलब्धियां जो रही है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, उनके संपूर्ण ज्ञान उन सब शास्त्रों के अंतर्गत अंतर्निहित है। दुर्भाग्यवश वह पांडु ग्रंथ या तो अंश मात्र प्राप्य है या नाम मात्र में उपलब्ध है। पुरानी पोथियों ने महामनीषियों की उज्ज्वलता जो संसार के सामने निर्विवाद रूप से प्रकट की और साहित्य संसार का एक उत्तम और आनंददायक प्रेरणादायक साहित्य स्वीकार किया जा चुका है, आज भी सभी में सभ्य रूप में वो स्वीकार नहीं की जा सकी है। अनेक देशों में कुछ ना कुछ, अनेक जो सभ्य देश हैं, अनेक देशों में कुछ ना कुछ ये साहित्य के पठन पाठन के रूप में मनुष्यता के कल्याण का स्वप्न देखते हैं। इस विशाल साहित्य का अध्ययन आशा का संदेशवाहक है। हमारे राष्ट्र का आगामी भाग्य भौतिक संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्य के ऊपर अधिक निर्भर करता है। न्यायात्मा बलहीनेन लभ्यः, जो लोग शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से दुर्बल हैं, वह पूर्णता के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास अनेक प्रकार का बल है, लेकिन हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो वह उस बल का कुछ नहीं है। हमारे अंदर सांस्कृतिक चेतना नहीं है तो उस बल का हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अपने आत्मबल को बचाते हैं तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। संस्कृत भाषा एवं साहित्य में ही भारत का आत्मबल है। इस आत्मबल के बिना भारत का गौरव नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा शिक्षा का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में है, इसलिए बिना किसी विवाद के संस्कृत को भारतीय शिक्षा पद्धति में समुचित स्थान मिलना ही चाहिए। मानव मस्तिष्क चाहे किसी भी क्षेत्र को अपना विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, देवत विज्ञान का हो या दर्शन का, विधि शास्त्र का हो या परंपराओं का, प्राचीन कला का हो या शिल्प का, पुरातन विज्ञान का हो या प्रत्येक क्षेत्र में संस्कृत के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां कम नहीं हैं। कृषि, भवन निर्माण, धातु विद्या, रसायन, नौका निर्माण, विमान निर्माण आदि प्रमुख हैं।
चावल, गन्ना, कपास, आम, नींबू, सुपारी, नारियल और अनेक फल वाले वृक्षों के विकास में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संबंध विद्याओं का स्रोत संस्कृत साहित्य है, परंतु दुर्भाग्यवश इन विद्याओं से संबंधित पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में ही या नाम मात्र में आज हमें उपलब्ध होती हैं। संस्कृत साहित्य वास्तव में एक बहुत बड़ा अधिक व्यापक नाम है। आज भी संस्कृत में साहित्य रचना का कार्य पर्याप्त रूप से चल रहा है, तो हमें साहित्यिक गतिविधियों का एक ऐसा प्रवाह दृष्टिगोचर होना होगा जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहित होता रहा है। केवल एक चीन के अपवाद के सिवा सारे विश्व में इतने लंबे समय तक निरंतर प्रवाहित होने वाला साहित्य का प्रवाह विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। संस्कृत साहित्य की अति विशालता और विविधता को समझ पाना कठिन और बहुत ही कठिन है। संस्कृत की पांडुलिपियों में विद्यमान जो ज्ञान संपदा है, धीरे-धीरे परिचित होने जा रहे हैं। और हालाँकि आज से हजारों वर्ष पूर्व के लेखों और ग्रंथों में जिन अनेक संस्कृत ग्रंथों में जिसकी चर्चा मिलती है, जिनमें से अनेक आज नाम मात्र के ही मिलते हैं, परंतु उनकी पांडुलिपियाँ नहीं मिल रही हैं। अनेक संस्कृत में जो विदेशी विद्वान एक है मैक्स मुलर, उन्होंने भी कहा है कि मेरी समझ में यह आया, जो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि इटली, यूनान और संपूर्ण विश्व का साहित्य अगर एक तरफ एकत्रित कर लिया जाए और उनकी पांडुलिपियाँ एकत्रित कर ली जाए और दूसरी तरफ केवल भारत की पांडुलिपियाँ एकत्रित कर ली जाए, तो भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उससे कई गुना श्रेष्ठ हैं और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। तो इसलिए हम लोग अपने में सदा व्यस्त रहने वाले, अपने में शून्यता स्थापित करने वाले, अपने में ही खोए रहने वाले लोग, अधिकांश लोग ये नहीं समझते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन है, वो संस्कृत के आधार पर जीवित है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन के अंदर जितने भी हमारे बौद्धिक विकास के अध्येता रहे हैं, जितने भी राजपथ पर चलने वाले इक्के-दुक्के यात्री रहे हैं, युगों-युगों से जो इसके प्रतिनिधि रहे हैं, हिमालय की ऊँचाई से एवरेस्ट शिखर को नापने वाले रहे हों, चाहे वेदों में, उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने वेदांत, सांख्य दर्शन और अनेक प्रवर्तकों से प्राचीन जो धर्मसूत्र, गणित, विज्ञान की हमारी जो उज्ज्वल परंपरा है उसको मापा है, तो संस्कृत भाषा पूरे देश के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय चेतना के संवर्धन की और उसके विकास के साथ जुड़ी हुई है, उसकी नितांत आवश्यकता है। तो इसलिए यह संस्कृत जो है हमारे देश के जड़ चेतन में विद्यमान है, हमारी आस्था में विद्यमान है। हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा ना मंत्र पढ़ते हैं। हम भगवान की पूजा करने जाते हैं तो संस्कृत में ही मंत्र पढ़ते हैं। हम जन्म के संस्कार से लेकर मृत्यु के संस्कार तक संस्कृत के ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं हिंदू धर्म में। तो इसलिए संस्कृत हमारे जीवन के उद्गम से लेकर के उस अनंत में विलीन होने तक की यात्रा तक काम आती है। इसलिए संस्कृत को पहचानें, उसके गौरव का अभिमान करें, उसके बारे में हमारे अंदर पीड़ा होनी चाहिए। आज भी आवश्यकता है सरकारों को कि संस्कृत को इस देश की अनिवार्य भाषा बनाई जाए। संस्कृत प्रत्येक विद्यालय में कक्षा, चाहे बचपन से लेकर के आगे तक, जो इसके ग्रंथ हैं, जो संस्कृत भाषा है, इसका जो व्याकरण है, अगर इस देश में अनिवार्य नहीं बनाई गई अपने पाठ्यक्रम में, भारतीय शिक्षा पद्धति में, तो हम लोग अपनी भारतीयता से दूर चले जाएंगे, अपनी राष्ट्रीयता से दूर चले जाएंगे। भारत की आने वाली पीढ़ी को भारत की सच्ची राष्ट्रीयता से, भारत के गौरव से परिचित कराना चाहते हो तो संस्कृत को अपनाना ही होगा। हर जगह संस्कृत को अनिवार्य रूप में बनाना ही होगा और संस्कृत को कामकाजी भाषा के रूप में अगर प्रयोग कर सकते हैं तो यह और उत्तम रहेगा। पहले तो हिंदी ही करना दुर्लभ हो रहा है, संस्कृत तो दूर की बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप में थोड़ा-सा भी बुद्धि है, थोड़ा-सा भी अक्ल है, थोड़ा-सा भी राष्ट्रीय चेतना बची हुई है कहीं पर किसी कोने में, तो हम लोग संस्कृत को प्रत्येक जगह, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्कूल हो, एक विषय संस्कृत का अनिवार्य ही होना चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता की जड़ है संस्कृति, हमारी भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान है संस्कृत, हमारे इस देश के ज्ञान विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा है संस्कृत, हमारे ज्योतिष का केंद्र है संस्कृत, हमारे इस राष्ट्र की आत्मा है संस्कृत। इसलिए उस आत्मा से दूर कैसे कर सकते हैं किसी को। इसलिए आइए अपनी भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनके अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए संस्कृत को सब जगह अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित करें। नमस्कार।